Hello everyone, welcome to the channel. So here we are discussing the question, find the number of possible ways for an event. तो समझते हैं क्वेश्चन को. You are given three integers n, x and y. An event is being held for n performers. When a performer arrives, they are assigned to one of the x stages. तो मतलब हमारे पास टोटल n परफॉर्मर्स हैं और उन n परफॉर्मर्स को हमें असाइन करना है x स्टेजेस. ऑल परफॉर्मर्स आर असाइन टू सेम स्टेज विल परफॉर्म टुगेदर एज अ बैंड. मतलब जैसे मेरे 1, 2, 3 तीन परफॉर्मर एक ही स्टेज पे हैं तो ये तीन परफॉर्मर का एक बैंड बन जाएगा. और स्टेजेस एम्प्टी भी रह सकते हैं. मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी है कि अगर मेरे पास 3 स्टेज हैं और 8 लोग हैं तो 4 लोग 2 स्टेज पे चले जाए और एक स्टेज खाली रह जाए, या 4 लोग एक स्टेज पे, 5 लोग एक स्टेज पे, 3 लोग एक स्टेज पे, 5 लोग एक स्टेज पे और एक स्टेज खाली रह जाए. तो ये सब पॉसिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं. आफ्टर ऑल परफॉर्मेंस आर कंप्लीटेड, जूरी विल अवार्ड ईच बैंड अ स्कोर इन रेंज 1 to y. तो जब भी सारे परफॉर्मेंस कंप्लीट हो जाएंगे, जब जो हमारी जूरी है वो अवार्ड करेगी सब बैंड को मतलब हर एक स्टेज पे जो भी ग्रुप्स बन गए हैं उनको अवार्ड मिलेगा उसकी रेंज है स्कोर की 1 से y तक. तो हमें इसके निकालने हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज जिसमें इवेंट हो सकता है. और आंसर अगर बड़ा हुआ तो उसका मॉड्यूलस लेना है 10 to the power 9 + 7 के साथ. नोट दैट 2 events आर considered to have been difficult if either of the following conditions satisfy. तो डिफरेंटली कब हेल्ड होंगे? जब दो कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है. ये दो कंडीशन है जो सेटिस्फाई हो सकती हैं. एक तो ये कि परफॉर्मर जो है वो डिफरेंट स्टेज पर असाइन हो जाए. मतलब अगर मेरा पहला परफॉर्मर पहले स्टेज पे था तो अगर वो परफॉर्मर दूसरे स्टेज पे चला जाता है तो उस इवेंट को हम अलग बोलेंगे. मतलब ये दो अलग इवेंट्स हो गए. या फिर कोई बैंड को एक डिफरेंट स्कोर मिल जाए. मतलब सपोज़ अगर मैं एक बैंड को स्कोर दे रही हूँ 5 का और उसके बाद मैं उसी बैंड को स्कोर दे रही हूँ 8 का, तो ये भी दो डिफरेंट इवेंट्स हो गए. तो ऐसे हमें पता लगाना है कि कितने वेज हैं जिसमें ये इवेंट हो सकते हैं. ठीक है. तो ये सब करने से पहले हम एक कंसेप्ट समझते हैं यहाँ पे जो कि यूज़ हो रहा है इस क्वेश्चन में, जो है स्टर्लिंग नंबर्स ऑफ सेकेंड काइंड. तो समझते हैं ये क्या है. बेसिकली ये कंसेप्ट बहुत इजी है. हम इस कंसेप्ट में करते क्या हैं कि ये डिनोट पहले तो होता है एस ऑफ एन कॉमा के से. ठीक है. अब ये एस ऑफ एन कॉमा के है क्या? एस ऑफ एन कॉमा के एक ऐसी चीज़ है कि हम काउंट कर रहे हैं. और क्या काउंट कर रहे हैं? इसमें वेज काउंट कर रहे हैं. क्या वेज काउंट कर रहे हैं? पार्टीशन कर रहे हैं हम एन ऑब्जेक्ट्स को, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को, मतलब एन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को के नॉन एम्प्टी सबसेट्स में. अब यहाँ पे मेन पार्ट है के नॉन एम्प्टी सबसेट्स. तो हम एन को डिवाइड कर रहे हैं नॉन एम्प्टी सबसेट्स में. मतलब अब ऐसा होगा कि हम यहाँ पे जो हमारे सपोज़ यहाँ पे जो परफॉर्मर्स थे वो एन है, तो यहाँ पे हमारा जो एन है वो परफॉर्मर से डिनोट कर रहा है. ये परफॉर्मर्स डिनोट कर रहा है. पर जो हमारा के है वो स्टेज डिनोट कर रहा है, स्टेजेस. ठीक है. तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे परफॉर्मर्स और स्टेजेस. तो हमारा एन जो है वो परफॉर्मर्स डिनोट कर रहा है और के स्टेजेस डिनोट कर रहा है. अब इसमें क्या करते हैं, हमें परफॉर्मर्स को बांटना है स्टेजेस में, पर हमें ऐसे बांटना है कि सारे स्टेज पे परफॉर्मर्स हो ही हों. ठीक है. ये समझेंगे कि कैसे करेंगे, क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे. तो हमें क्या करना है, हमें एन लोगों को बांटना है के नॉन एम्प्टी सबसेट्स में. तो पहले तो ये समझते हैं कि जैसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं. सपोज़ मैंने लिया 1, 2, 3. ठीक है. ये एक सेट ले लेते हैं हम. अगर मेरा ये सेट है
तो मैं इसको कितने में डिवाइड कर सकती, कितने वेज में इसको बांट सकती हूँ। अब मेरा यहाँ पर k मान लेते हैं 2 है, ठीक है। तो मेरा n हो गया 3 और k हो गया 2। अगर मेरा n 3 है और k 2 है तो मैं इसको एक तो ऐसे डिवाइड कर सकती हूँ कि मैं 1 को एक सेट में डाल दूँ और 2,3 को एक सेट में डाल दूँ, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी हो गई। एक ये हो सकता है 2 को अलग डाल देते हैं, 1 3 को एक जगह डाल देते हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी हो गई 3 को एक जगह डाल देते हैं और 1,2 को एक जगह डाल देते हैं, ठीक है। तो ये सब पॉसिबिलिटीज़ हो गई। अब यहाँ पे हमारी ये पॉसिबिलिटीज़ तो हो गई, तो हमारा जो ये था n3 और k2, तो हम ये लिख सकते हैं कि s(3,2) इक्वल टू 3 क्यों? क्योंकि यहाँ 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं और हमें नंबर ऑफ वेज ही कैलकुलेट करने थे, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसका एक रिकर्सिव रिलेशन रहता है जो हम यहाँ देखते हैं। तो ये है इसका रिकर्सिव रिलेशन जो होता है s(n+1, k इक्वल टू s(n, k-1 प्लस k इंटू s(n, k)। अब यहाँ पे अगर हम ये अप्लाई करें तो s(3,2) इक्वल टू s(2,2) प्लस k क्या है हमारा 2 इंटू 2,1 प्लस 2 इंटू s(n, k)। तो n हमारा 2 है, k भी हमारा 2 है, ठीक है। अब ये किसके इक्वल होगा? s(2,1). s(2,1) क्या होगा? मतलब हमारे पास 2 परफॉर्मर है और एक स्टेज है। जब एक ही स्टेज है तो दोनों परफॉर्मर को उस पर डालना पड़ेगा। तो उसके कितने तरीके हो गए? एक तरीका हो गया। और यहाँ पे 2 परफॉर्मर है, 2 स्टेज है, उसके कितने तरीके हो गए? इसका भी एक ही तरीका हो गया। तो ये क्या टोटल हो गया? 1 + 2 दैट इज़ 3। आंसर हमारा आ गया 3। तो रिकर्सिव रिलेशन तो फॉलो कर रहा है, पर अब ये समझते हैं कि रिकर्सिव रिलेशन कैसे ट्रू है। अब सपोज़ हमारे पास k जो है वो गिवन है, n भी गिवन है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? अगर मैं किसी एक इंसान को बढ़ा देती हूँ, मतलब अगर मैंने एक एलिमेंट बढ़ा दिया, ठीक है, n+1 हो गया मेरा, तो मैं अब इसको कैसे हैंडल करूँगी? एक तरीका तो ये है कि जो मेरे k सबसेट्स थे, ऑलरेडी जो मेरे k सबसेट्स बने हुए थे, मैं उनमें ही उस एलिमेंट को, उस एक्स्ट्रा एलिमेंट को डाल दूँ कहीं भी। मतलब जो मेरा nth एलिमेंट है, n+1th एलिमेंट, वो किसी भी एग्जिस्टिंग k सबसेट्स में डल सकता है। तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ कितनी हो गई? k इंटू जो एग्जिस्टिंग सबसेट्स थे, मतलब s(n, k), जो एग्जिस्टिंग वेज थे उसको k से मल्टीप्लाई कर दिया। तो उसको हम ये लिख सकते हैं कि हर एक n पार्टीशन के लिए हमने k एडिशनल पार्टीशंस क्रिएट कर दिए, ठीक है। और एक और केस क्या होगा कि वो जो n+1th एलिमेंट, मेरा नया वाला एलिमेंट आया है, मैं उसको एक अलग ही सबसेट में डाल दूँ। अगर मैंने उसको एक अलग ही सबसेट में डाल दिया तो मेरे पास n एलिमेंट्स के लिए कितने सबसेट बचे? k-1, क्योंकि मैं एक तो यूटिलाइज़ कर चुकी हूँ। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे एलिमेंट आया, सपोज़ कर लो मेरे पास 4 एक्स्ट्रा आता है। अब मैं क्या बोल रही हूँ कि मैं यहाँ पे मुझे पार्टीशन तो ही बनाना है, पर मैं क्या करना चाह रही हूँ, मैं बोलती हूँ कि मैं 4 को अलग से डालूँगी। तो मेरे पास अब इनके लिए कितने बचे?
अगर 4 एक सबसेट में चला गया और 2 ही सबसेट बनाना है तो मेरे पास 1, 2, 3 के लिए कितने सबसेट बचे? एक ही सबसेट बचा, तो वो क्या हो गया k-1। तो हमने ऐसे प्लेस कर दिया, तो हमने n+1 टर्म एक सबसेट में प्लेस कर दी, सो वी आर लेफ्ट विथ k-1 सबसेट्स। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब अगर ये समझ में आ गया तो हमें ये समझ में आ गया कि अगर मेरे पास कुछ परफॉर्मर्स हैं और उनको मुझे सारे सेट यूटिलाइज़ करना है, सारे सबसेट्स में डालना है, तो मैं कैसे डालूँगी? तो उसके लिए हम ये रिलेशन यूज़ करेंगे बाद में। अब देखते हैं। आई होप कि स्टर्लिंग नंबर्स ऑफ सेकंड काइंड समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना, मैं ट्राई करूँगी कि वापस एक अलग से वीडियो बना के इसका एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा जो लॉजिक था वो यूज़ होने वाला। अब देखते हैं एग्जांपल्स और समझते हैं कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो हमें दिया हुआ है n=1, x=2, y=3। मतलब n=1 मतलब मेरे पास एक परफॉर्मर है, x=2 मतलब 2 स्टेज है, और y=3 मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो स्कोर्स हैं वो 3 तक मिल सकते हैं। ठीक है, 1, 2, 3 तक के स्कोर्स अवेलेबल हैं। तो अब इसको करते कैसे हैं? अगर मेरे पास एक ही परफॉर्मर है और 2 स्टेज है तो 2 तरीके हैं उस परफॉर्मर को असाइन करने के, और जूरी जो है वो या फिर स्कोर दे सकती है 1 का, 2 का या 3 का। तो स्टेज के लिए 2 तरीके हैं और अवार्ड के लिए 3 तरीके हैं, तो टोटल क्या हो गया? 6। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे 5 परफॉर्मर, 2 स्टेज और 1 स्कोर। तो स्कोर तो एक ही है, स्कोर का इंटू 1 हम पहले कर देते हैं। अब जो स्टेज है, या तो स्टेज 1 असाइन हो जाए किसी को या स्टेज 2 असाइन हो जाए। तो हर एक के पास कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है और 5 स्टेज हैं, तो 2⁵ इंटू 1, तो जो कि हो जाता है 32 इंटू 1, और जो आंसर है 32। ठीक है, अब यहाँ पे ट्विस्ट है। यहाँ 3 ऑप्शन है, 3 स्टेज है और 4 अवार्ड्स हैं। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ ये बनती हैं कि हम सारे कॉम्बिनेशन बनाएं। मतलब मैं स्टेज को एम्प्टी भी रख सकती हूँ। अब मैं चाहूँ तो तीनों को एक बार में डाल दूँ और बाकी में 0 0 डाल दूँ, ये भी हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि मैं तीनों को अलग अलग डाल दूँ, मतलब 1 2 0 ऐसा करके। तो इसका आप देखते हैं कि कैसे करना है। ठीक है, तो पहले तो हम एम्प्टी वाले केसेस कंसिडर करते हैं। तो मान लेते हैं मेरा जो x है, ठीक है, नंबर ऑफ स्टेजेस, वो मैं ले लेती हूँ 1 को, x ही लिखते हैं। अगर x=1 रहता और n=3, मतलब 3 जने हैं और एक ही मेरे पास स्टेज है, तो पॉसिबिलिटीज़ कितनी होंगी? तो उसमें तो अगर मुझे 3 में से कोई एक स्टेज पिक करना है, अगर मुझे 3 में से कोई एक स्टेज पिक करना है तो मेरे पास रहेगा 3C1, मतलब 3 ऑप्शंस है। और फिर उसके बाद इन लोगों के पास कितने ऑप्शंस हैं स्टेज पिक करने के? एक ही ऑप्शन है, क्योंकि एक ही स्टेज है, तो तीनों को एक ही स्टेज पे जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसका कितने पॉसिबिलिटीज़ है इसको प्लेस करने की? एक ही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और हमारे पास y कितना है? 4। y हमारा 4 है, y 4 है, मतलब ये सारे जो कॉम्बिनेशन बने इनको हम कितना स्कोर दे सकते हैं? 4 ऑप्शंस है, या तो 1 दे दो या 2 दे दो या 3 दे दो या 4 दे दो।
4 पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो ये क्या आंसर हो गया हमारा 12। ठीक है, ये तो हो गया x इक्वल टू 1 के लिए। अब देखते हैं x इक्वल टू 2 के लिए। तो x इक्वल टू 2 के लिए देखा, इसको भी बड़ा कर लेते हैं। तो x इक्वल टू 2 पे गए। अब x इक्वल टू 2 पे भी n इक्वल टू 3 लेते हैं। अब यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है? अगर हम इसको ले लें तो ये हो जाएगा 3c2, जो कि ये भी होगा 3, और उसके बाद यहाँ पे 3 है, y इक्वल टू 4 ही है यहाँ भी। और जब 3 लोग हैं और 3 कॉम्बिनेशन है, 2 टेबल हैं, ठीक है, मतलब 2 स्टेज हैं और 3 लोग हैं। 2 स्टेज है तो 3 लोग हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा? 3। हमने देखा था S(3,2) पहली, क्योंकि हम 3 लोगों को डिवाइड कर रहे हैं 2 नॉन एम्प्टी सबसेट्स में। यहाँ हमारा स्टर्लिंग का कंसेप्ट यूज़ हो रहा है। तो हम 3 लोगों को डिवाइड कर रहे हैं 2 नॉन एम्प्टी सबसेट में, तो कितने तरीके से हो सकते हैं? 3 तरीके से। तो हमने इंटू 3 कर दिया, ठीक है। और जब हमें पोजीशन फिक्स करनी है, मतलब उसके परम्यूटेशंस निकालने हैं एक्चुअली हमें, कॉम्बिनेशंस नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे फैक्टोरियल ऑफ जो भी हमारे x है। तो फैक्टोरियल ऑफ 2 डेट इज़ 2 और y 4। तो ये मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 4 to 8, 9 8 ज़ा, तो ये आ गया हमारे पास 18 इंटू 4। पर यहाँ पे एक ट्विस्ट है, यहाँ पे 4 तो एक उसके लिए हुआ, एक स्टेज के लिए। यहाँ 2 4 मल्टीप्लाई होंगे, क्यों? क्योंकि ये 2 स्टेजेस का है, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ 2 स्टेज ले रहे हैं, तो एक स्टेज के लिए 4 स्कोर पॉसिबल है, दूसरे स्टेज के लिए भी 4 स्कोर पॉसिबल है, टोटल 4 इंटू 4। तो ये हो जाएगा 18 इंटू 16। सो 18 इंटू 16 क्या होगा? 288। तो ये हमारी टोटल पॉसिबिलिटीज़ हो गई। अब इसको थोड़ा इधर ले आते हैं, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है x इक्वल टू 3 भी, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 कैलकुलेट हो चुका है, x इक्वल टू 2 भी कैलकुलेट हो चुका है। अब हम करते हैं x इक्वल टू 3 कैलकुलेट। तो यहाँ पे करते हैं x इक्वल टू 3। अब x इक्वल टू 3 वाले केस में हमने तीनों स्टेजेस को कंसिडरेशन में लिया, n भी हमारा 3 है। अब 3c3 मतलब 3 थे, तीनों को चूज़ कर लिया 1। अब s लेंगे, s ऑफ हमारा n क्या है इसमें? 3, k 3, s ऑफ 3,3 ये आएगा हमारा 1, और फैक्टोरियल ऑफ 3 जो कि हमारा आएगा 6, और y क्या होगा इस केस में? 4 इंटू 4 इंटू 4, क्योंकि हमारे पास अब 3 स्टेज है। तो ये हो जाएगा हमारा 64। तो हमारी कैलकुलेशन क्या हुई? 1 इंटू 1 इंटू 6 इंटू 64। तो ये क्या हो गया? 6 इंटू 64 डैट इज़ 384, ठीक है। अब हमारा एक आंसर आ गया 12, एक आंसर आ गया 288, और ये
तीसरा आंसर आ गया हमारा 384। तो मतलब हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन हो गए टोटल? 12 प्लस 288 प्लस 384, ये हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए। अब इनको जब ऐड करेंगे तो 288 प्लस 12 इज़ 300, 300 प्लस 384 इज़ 684, और चेक करोगे तो यही हमारा आंसर है यहाँ। तो हमें अपना आंसर मिल गया। तो सिंपल है, हमने पहले कॉम्बिनेशंस निकाले, उसके बाद हम जो ये स्टर्लिंग नंबर्स ऑफ सेकंड काइंड समझाया वो वाले कॉम्बिनेशन निकाले। मतलब हमें प्लेस करना है, अगर सपोज़ 2 स्टेजेस पे 3 लोगों को, ताकि कोई भी एक स्टेज खाली ना रहे, क्योंकि हम फिक्स कर चुके हैं कि हमें 2 पे वो करना है। तो हम ऐसे कर करके कैलकुलेट करेंगे हर एक पॉसिबिलिटी के लिए, एन तक, 1 से लेके एन तक सारी पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे, और जो भी होंगी उसको और कॉम्बिनेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे विथ अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्कोर्स। मतलब हम कितने स्कोर्स दे सकते हैं। तो स्कोर्स को भी हम इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वी कैन राइट इट एज y की पावर जो भी उस वक्त का x रहेगा, सो y टू द पावर x इज़ द स्कोर, और NCM NCX would be the total number of combinations। यहाँ पे हम XCM लेते हैं क्योंकि हम X में से M चूज़ कर रहे हैं, इनटू, मैं पहले इसको इतना पोर्शन हटा देते हैं, वेट, वापस लिखते हैं। तो ये हो जाएगा XCM इनटू, अब M चूज़ कर लिया तो S ऑफ N कॉमा M, क्योंकि ये जो सारे X लिखे हैं मैंने, दिस इज़ द X वी आर चूजिंग, तो इसको मैंने नाम दे दिया M, ठीक है, इनटू फैक्टोरियल ऑफ M इनटू y टू द पावर M। तो ये हमारा पूरा आंसर हो गया, ये हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और ये जो भी आएगा इसको आंसर में ऐड करते जाएंगे हर m के लिए, और जब हर m का कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे ये वाला हर एक m के लिए हमने कैलकुलेट किया और उसको ऐड कर दिया, और जो भी m के लिए पूरा आया वो हमारा आंसर हो गया। तो ये है हमारा पूरा सॉल्यूशन। तो आई होप कि अब तो समझ में आ गया होगा लॉजिक। तो अब कोड देखते हैं और इसको और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो हमारा कोड कुछ ऐसा है, पहले तो हमने कॉम्बिनेशंस निकाले। तो कॉम्बिनेशन जो होंगे वो, अगर मेरे पास 0 है स्टेजेस और उसमें से मुझे 0 ही चूज़ करने हैं, तो मेरा आंसर 1 होगा, क्योंकि 0 में से तो 0 में चूज़ कर ही सकती हूँ। और अगर मेरे पास कितने भी स्टेजेस हैं और उसमें से भी 0 चूज़ करने हैं, तो आंसर 1 होगा। अब ये चीज़ वेरीफाई करने के लिए ये भी कर सकते हो कि कॉम्बिनेशंस निकाल के देख सकते हो, क्योंकि 0 फैक्टोरियल 1 होता है तो आंसर 1 ही आना है। तो ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल की वो आ जाएगी और वो 1 ही आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने सारे कॉम्बिनेशंस यहाँ से निकाल लिए और सारे कॉम्बिनेशंस पहले ही स्टोर कर लिए। तो हमने हर एक केस के लिए कॉम्बिनेशन निकाल के यहाँ स्टोर कर लिए, उस चीज़ का वेक्टर है। और हम x में क्यों डील कर रहे हैं यहाँ? x में इसलिए डील कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो स्टेजेस हैं वो हम एडजस्ट कर सकते हैं, हम उनको एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं, हम उनको ले भी सकते हैं। बट जो हमारे परफॉर्मर्स हैं वो तो हमें सारे लेने ही लेने हैं, तो इसलिए हम सब में x में डील कर रहे हैं।
अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है स्टर्लिंग नंबर्स ऑफ सेकंड काइंड जो कैलकुलेट कर रहे हैं, वो इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि अब हमने m चूज़ कर लिए। अब उन m स्टेजेस पे सारे n परफॉर्मर्स को कैसे ग्रुप करना है, कितना हो सकता है, वो सब यहाँ कैलकुलेट हो जाएगा, मतलब कितने वेज में पॉसिबल है। उसके लिए हमने स्टर्लिंग नंबर्स करा है और ये कंसेप्ट पहले भी समझा दिया ऊपर, ठीक है। तो इसके बाद फिर फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल इसलिए क्योंकि हम परम्यूटेशंस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो परम्यूटेशंस में याद होगा NCR इंटू आर फैक्टोरियल, तो वही फॉर्मूला है सिंपल, क्योंकि हम यहाँ पहले कॉम्बिनेशंस कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर फैक्टोरियल कर रहे हैं टू कैलकुलेट द परम्यूटेशंस। फिर उसके बाद हमने पावर ऑफ y कैलकुलेट कर लिया, मतलब y टू द पावर m जो है वो कितना होगा। तो बेसिकली इसमें हम क्या कर रहे हैं कि y मल्टीप्लाई करे जा रहे हैं m नंबर ऑफ टाइम्स, बस उतना ही है। हमने यहाँ पर x तक इसलिए किया क्योंकि हमने पूरे स्टोर कर लिए जो x तक वैल्यू आएगी, ताकि हम हर m के लिए कंप्यूट कर सकें। तो यहाँ पे हमने हर m के लिए किया है। पहले तो हमने कॉम्बिनेशन ऑफ x, m ले लिया, मतलब कितने कॉम्बिनेशंस x के बनेंगे इफ़ वी टेक m, मतलब अगर मेरे पास 3 स्टेजेस हैं और मैं उसमें से एक स्टेज चूज़ कर रही हूँ, तो उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, कितने वेज है, वो निकाल लिए। फिर उसके बाद ये निकाला कि स्टर्लिंग नंबर क्या होगा उसका, मतलब इन n परफॉर्मर्स को उन m स्टेजेस पे मैं कैसे डिवाइड कर सकती हूँ, कितने वेज में डिवाइड कर सकती हूँ, ताकि वो सारे स्टेजेस उससे फिल हो जाएं, कोई भी एम्प्टी ना रहे। एंड देन वी आर कैलकुलेटिंग द फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के इसलिए परम्यूटेशंस कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि ये सब हम कॉम्बिनेशंस कर रहे थे अभी तक, और हमें कॉम्बिनेशंस नहीं चाहिए, हमें परम्यूटेशंस चाहिए बिकॉज पोजिशंस आर फिक्स्ड। तो ये कर दिया, और उसके बाद हम पावर निकालेंगे y पावर, बिकॉज हमें पता करना है कि कितने, जितने भी हमारे स्टेजेस हैं, एक स्टेज के लिए y है, तो अगर 4 स्टेजेस हैं तो उनके लिए कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, y टू द पावर m। तो वो y टू द पावर m की कैलकुलेशन पहले इसमें हो चुकी है, वो ही निकाल रहे हैं। और फिर उसके बाद इस टर्म को हमने निकाला, दैट इज़ द टोटल नंबर ऑफ वेज पॉसिबल बिफोर अपडेटिंग दिस पॉसिबिलिटी ऑफ द स्कोर्स। फिर पॉसिबिलिटी ऑफ द स्कोर्स भी मल्टीप्लाई कर दी, और जो पूरा ये आया हमारा टर्म, ये एक m के लिए हो गया, और इसको हमने रिज़ल्ट में ऐड कर दिया। अब इसको रिज़ल्ट में ऐड कर दिया, मतलब जैसे हमारा आया था 12, 288 और 384, तो ये पहला टर्म आएगा 12, नेक्स्ट विल बी 288 एंड देन नेक्स्ट विल बी 384। तो हमने एक एक करके सबको ऐड कर दिया, और फाइनल जो रिज़ल्ट आया था डैट इज़ 684, वो रिटर्न कर दिया एज इंट। तो ये टोटल हमारा कोड है, और एक्सप्लेनेशन आई थिंक अब समझ में आ गया होगा और अच्छे से। So if you guys have any doubts or comments, just post it in the comment section. Thanks for watching.